और मनीषी हैं, उन्होंने इस विषय पर अपनी से अनुरोध करता हूं कि वे पुष्पहार से उनका स्वागत करें। श्री दुबे जी का। पुनः पुत्रोहम पृथिव्याः, धरती मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में ऋषि का यह अमर कोपेनहेगन सम्मेलन समाप्त हो गया। फिर भी हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ हमारे साहित्यकारों की क्या भूमिका होगी। इस पर्यावरण असंतुलन को संतुलित बनाए रखने के लिए मैं वन विभाग के एसडीओ श्री आरबी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात यहाँ रखें और इस पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं इस पर। ये संत उत्सव में उपस्थित हुए हैं। तो बसंत का मतलब मैं समझता हूँ बहु संत, जहाँ ज्यादा संत सम्मेलन हो वही बसंतोत्सव हो गया। एक ही मैं किस्सा बताना चाहता हूँ क्योंकि सभी लोग बोर हो रहे होंगे। एक वृक्ष पे एक चिड़िया बोल रही थी, तो हमारे जैसे मूर्ख 3 लोग, एक पहलवान थे, एक सब्जी बेचे, जो बसंतोत्सव में सम्मेलन है, हम अपने बहुत बुजुर्ग विद्वान माननीय श्री वेगड़ और मधुर साहब से इजाजत लेकर कुछ बोलना चाहूँगा। वन से जी है और जी से वन है, दोनों मिलकर ही जीवन है। वन से जी है और जी से वन है, दोनों मिलकर ही जीवन है। अब वन को यहाँ पे जंगल कहा गया है। जंगल और वन जैसे एक दूसरे पर्यावाची हैं। इस प्रकार जीवन के अस्तित्व को बिना जंगल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज मिट्टी की उर्वरकता समाप्त होती जा रही है। जैसा हमारे डॉक्टर शर्मा साहब ने कहा, बिना उर्वरक के जमीन उत्पादन देने में अक्षम होती जा रही है। जल के जीवन देने की शक्ति से ज्यादा जीवन लेने की शक्ति बढ़ रही है। जल प्रदूषित हो गया, हमारा जानवर पिया मर गया। आदमी बिना फिल्टर करे जल आज नहीं ग्रहण कर पाता है। जल पिया पीलिया हो गया, इतना बढ़ गया कि आदमी मर गया। तो इसका अभिप्राय ये है, अपनी उर्वरकता खोती जा रही है, जल अपनी शुद्धता खोता जा रहा है। तो ऐसे में जंगल की कल्पना हमारे ख्याल से अच्छी नहीं है। जंगल के घटते अस्तित्व के लिए मानव का प्रकृति विरोधी गतिविधियां एक जिम्मेदार कारक हो सकती हैं। जंगल घटाओं के चलते अम्लीय वर्षा, जैसा कि हमारे शर्मा जी ने बहुत कुछ लिख दिया है, मेरा थोड़ा सा है इसमें, है जल, जंगल और जमीन। और इससे जुड़ा हुआ शब्द आ रहा है बाद में साहित्यकार या साहित्य। और साहित्य तो अपने यहाँ हमेशा सनातन से दिखाया है, तो हमेशा सुखानुवादी रहा। बहुत मजा आता है, चाहे दुख में हो चाहे सुख में, साहित्य पढ़ते हैं तो हमें बहुत अनुभूति, बहुत शांति मिलती है। अब ये आगे की तीनों चीजें संघर्ष में कुछ 1-2 माह पहले 7-8 लोगों पे कत्ल एक आदमी ने कर दिया, पड़ोसी का, सिर्फ इसी से बातों के पीछे। अब सवाल रहा व्यवस्था का। व्यवस्था और शासकीय जो आयोजन है, जो योजनाएं हैं, मैं मतलब इस मंच के माध्यम से किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग अच्छा करना चाह रहे हैं उनको बढ़ावा भी नहीं दिया जा रहा। इस बात का मुझे मतलब बहुत हद तक मतलब मलाल है और अफसोस है इस बात का। वो बहुत संघर्ष, बहुत लड़ाई, बहुत मारामारी। उसी संघर्ष में आपको एक कविता सुना रहा हूँ। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो। सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे,
रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, यूं न ईमान फुटपाथ पर हो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी ऊबी न हो। आसमां में टंगी हो न खुशहालियां, आसमां में टंगी हो न खुशहालियां, कैद महलों में सबकी कमाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो। अब तमन्नाएं फिर ना करें खुदकुशी, अब तमन्नाएं फिर ना करें खुदकुशी, ख्वाब पर खौफ की चौकसी ना रहे, श्रम के पांवों में फिर ना पड़े बेड़ियां, शक्ति की पीठ अब जागती ना सके, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए अब लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो। कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, छीट कर चंद दाने कोई और फिर हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न। कुछ और लाइनें हैं और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये एम ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक संस्था है एड, एसोसिएशन फॉर इंडिया डेवलपमेंट, यूएस बेस्ड संस्था है, ये उसके बाइलात की कविता है और बहुत अच्छे उनके एम्स हैं, लेकिन मैंने उनको भी कई बार 10 सालों में टाइप करने की कोशिश की, बट दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड। और आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, एक संवेश्वर में आज आप लोग कलेक्टर माननीय मनोहर दुबे जी से मेरी बात आप लोग रखिएगा, मुझे न कुछ कहना पड़े, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि ऐसे आयोजनों के लिए मतलब अगले साल हमें ऐसे किसी बिल्डिंग में न करना पड़े, ये आयोजन किसी पहाड़ पे, किसी पहाड़ी पे, हम पर्यावरण पे जंगल लगा के वहां पे करें। ये आज की मीटिंग का एक अपन एजेंडा लेके चले। अरे नहीं माला नहीं पहाड़ी नंगी है उसको हम नहीं शुरू कर चुके हैं और कलेक्टर साहब ये देखिए ना, हम ये देखिए, ये कलेक्टर साहब ने आपको 2-3 चीज मैं और बताता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, अनऑफिशियल बातें मैंने जितने भी अधिकारियों से मैं तो इनको ये कहना चाहूंगा कि जो पर्यावरण प्रदूषण राजस्व के मामले में हो रहा है, ऐसे बकायादारों को उमेश तिवारी जी वीर रस की कविता सुना के उनमें देश प्रेम का भाव जागृत करेंगे और सिवनी जिले के राजस्व को खूब बढ़ाएंगे, ताकि सिंह साहब जो बोल रही तकलीफ है हरितमा लगाने वाले, उत्पन्न करने वाले हैं, उसमें निश्चित रूप से इनका सहयोग भी मिले। दोस्तों, बात हुई थी, सिंह साहब ने कहा था, देखो गोष्ठी में अभी गोष्ठी जैसी बात आई नहीं है भाई। अभी जो दुबे जी बोले वो एनजीओ से संबंधित और वो क्या कार्य कर रहे हैं, इसकी उन्होंने जानकारी दी। आदत नहीं रही है मेरी, और मैं पहले कह चुका हूँ विकसित नहीं हूँ, विकासशील विचार हैं, कुछ चलते रहते हैं। मैं जो बोलूँगा उसका कुछ क्रम भी नहीं है, लेकिन कुछ मौलिक बातें हैं, बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा। एक तो आज ने ये हमने जो गोष्ठी रखा है, विचार गोष्ठी, विचार गोष्ठी का जो विषय है जल जंगल जमीन और साहित्यकारों की भूमिका। तो अब तक क्या हुआ कि बड़े तरह से मतलब अभी जो वक्ता बोले काफी जनवादी ढंग से मतलब बात हुई कि हमें ऐसा करना चाहिए। मैं पेड़ हूँ, लगाओ मुझे, हरा की भूख से जगाओ मुझे, वो डालो एक बीज, थोड़ा खाद थोड़ा पानी, कींच कींच निकलने को हूँ मातुर, फूटने को अंकुर, हरा की गोद से जगाओ मुझे, मैं पेड़ हूँ, लगाओ मुझे। रूट की तरह पास रहना चाहता हूँ रूरल के, करीब आना है मुझे मेरे अर्बन के, कम कर सकता हूँ मैं मोनो और डाइऑक्साइड विषैली घातक कार्बन के, मेरी जड़ें मजबूत कर मुझे स्थित करो, न यूं खोद खोद डगमगाओ मुझे, मैं पेड़ हूँ, लगाओ। बस इतना कहते हैं। धन्यवाद। बहुत कम समझ में आया। जहाँ तक साहित्यकार की भूमिका के संबंध में है, तो साहित्य तो बहुत बड़ा पड़ा है भारत में, और अगर इतना जो ये शब्द है, ये 3 शब्द इससे जुड़े हैं, जंगल, जमीन और जल, अगर 2 शब्द और इसमें ऐड कर दिए जाए, जिसमें जल और जमीन, जंगल और ये जानवर, तो ये 5 तत्व हो जाते हैं।
तो मैं डॉक्टर शर्मा साहब से यही निवेदन करता हूँ कि सोच व्यर्थ है मृत अतीत का, व्यर्थ है आगे का चेतन, और सच तो केवल वर्तमान है, करो इसी का अभिनंदन। और इस प्रकार से क्या है, जो ये विश्व में जो संस्था है यूएनओ, उस यूएनओ ने बहुत कुछ करने की अपनी भूमिका बनाई है और उसने काम भी किया है। लेकिन जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब से आज आप देखेंगे कि जो सक्षम है, जो तुलसीदास जी ने या किसी विद्वान ने कहा है कि समर्थ को नहीं दोष सुताएंगे। अभी जैन साहब ने ये बात कही कि जो समर्थ है वो सब कुछ कर सकते हैं, तो समर्थ लोगों ने ही पृथ्वी का दोहन किया है, जंगल का दोहन किया है, और इसके साथ साथ जल का भी दोहन कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे ये जो मुफ्त का धंधा है, किस तरह से ये पहले कनाडा में शुरू हुआ था, वो मुफ्त का धंधा आज 15 रुपए की बोतल, एक 50 रुपए कमाने वाला गरीब की लेबर की बोतल दुकान से खरीद के पानी। तो इस तरह की स्थिति हो गई है। यूएनओ ने बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन अमेरिका ने नहीं होने दिया। और आज वही अमेरिका अपने यहाँ भोपाल में उसमें जो फैक्ट्री लगाए, उस फैक्ट्री में हिंदुस्तानियों को पता नहीं था कि इसमें क्या बनता है और क्या जाता है और क्या आता है। जब विस्फोट हुआ तब पता चला कि ये बहुत बड़ा, यानी हमारे लिए संकट पैदा करने वाला। अभी एक और आपसे मैं निवेदन करूं कि सुंदर, इतने अच्छे शब्दों में इतना सुंदर स्वरूप रखा है कि संभवतः कहीं और ऐसा सुंदर सौंदर्य साहित्य में देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से वेगर जी ने अपनी 3 किताबें यहाँ वो लेकर आए हैं, और वे किताबें 150 रुपये से वे सहज हैं, और जो भी चाहें तो वे उन किताबों को ले सकते हैं। और अब हम उनके विचार यहाँ सुनेंगे श्री वेगर जी के। सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ। मुख्य अतिथि और अध्यक्ष का काम सबसे मुश्किल होता है। जब श्रोताओं के धैर्य का बांध टूट चुका होता है, सारी कहने लायक बातें कही जा चुकी होती हैं, आधे सदस्य बाहर जा चुके होते हैं, तब इन लोगों से कहा जाता है कि अब तुम बोलो। एक बार की बात है, मैं परिक्रमा में जा रहा था पतंजलि पर। पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला निकला, पीछे घास का गट्ठर बांधे हुए था। मुझे देख करके रुक गया, बोला क्या आप परिक्रमा में हैं? मैंने कहा जी हाँ। उसने कहा देखिए वो जो गांव दिख रहा है वो मेरा गांव है, और वो जो नीम का पेड़ दिख रहा है उसके नीचे मेरा घर है। आप मेरे घर जरूर पधारिए, आज हमारे यहाँ रहिए, विश्राम कीजिए। मुझे जल्दी थी, मगर उसके चेहरे पर जो निराशा का भाव फिर आया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर के जरूर आऊँगा। गया, खूब स्वागत किया, दूध दिया, और मुझे आगे जाना था तो मुझे छोड़ने के लिए गांव के बाहर चला। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साल में हजारों परिक्रमा आपसे निकलते हैं, उनकी खातिर करते करते तुम्हें कोष्ठ नहीं होती? तो सुना कि कोई आदमी कहाँ गए ये? आजादी के 60 बरस में जितने वन काटे गए हैं उतने तो अंग्रेजों के समय जितने 150 बरस में भी नहीं काटे गए, जितने 60 बरस में काटे। ये ऐसा कैसे हुआ?
राजा के खजाने में चोरी हुई। खजाने के ऊपर चीपरी का घोंसला था। चीपरी ने कहा कि अरे हरामखोर कुतिया, राजा का खजाना लुटता रहा और तू भौंकी तक नहीं। कुतिया ने कहा मैं कैसे भौंकती, चोरी में राजा खुद शामिल था। चोरी में राजा खुद शामिल था। ये वन क्यों कटे? चोरी में राजा खुद शामिल। हम लोग देखिए पन्नी को लेके कितने परेशान हैं। ये शहरों की नालियां चौक हो गई हैं, पानी बह नहीं रहा। हमारे जबलपुर में नालियों में पानी बह नहीं रहा है क्योंकि पन्नियों के कारण सब चौक हो गई है। नदियों में आप जाते हैं, वहां भी पन्नियां। क्या सरकार पन्नी का कारखाना बंद नहीं करवा सकती? जड़ पर बात नहीं करेगी, पत्तों पर बात करेगी। अगर उसके कारखाने ही बंद कर दिए जाए तो ये पन्नी कहां से आएगी? मगर वो काम सरकार नहीं करेगी, वो अपना हित पहले देखती है। अगर मेरा पड़ोसी अपने घर का कूड़ा मेरे आंगन में डालेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, ठीक है ना। मैं लड़ाई झगड़े पर बात आ जाए, लेकिन मान लीजिए हमारे दोनों घरों के सामने नर्मदा बह रही है और वो अपने घर का कूड़ा नर्मदा में डालता है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये आंगन मेरा है। ये नर्मदा मेरी नहीं है, ये नर्मदा मेरी नहीं है, ये सतपुड़ा मेरा नहीं है, ये विंध्याचल मेरा नहीं है, ये देश मेरा नहीं है। मेरा आंगन जितना है, मेरी चार दीवारी जितनी है, उतना ही मेरा देश है। सज्जनों, ये देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना कहाँ गई? कहाँ गई? गांधी जी के जमाने में लोग अपने नौकरी धंधा इसमें अच्छी कमाई कर रहे थे, वो छोड़ छाड़ के जेलों में गए, त्याग और बलिदान की गंगा बहा दी। और आज ठीक उल्टी गंगा, स्वार्थ, निरास्वार्थ, मनुष्य आर्थिक पशु बन करके रह गया। पशु, आर्थिक पशु, पैसा पैसा पैसा। पुराने जमाने में और इस जमाने में एक बड़ा फर्क ये है कि पुराने जमाने में हर चीज को धर्म से जोड़ा जाता था। पर्यावरण को धर्म से जोड़ा तो प्रकृति के प्रति हमारे मन में पूज्य भाव आया। नदी माता, हिमालय देवात्मा, वृक्ष पीपल और बड़ की पूजा करते हैं, तुलसी माता, देखिए कितना, गाय माता, ये पर्यावरण है। पर्यावरण को धर्म के साथ जोड़ दिया, साहित्य को धर्म के साथ जोड़ा तो रामायण महाभारत, रामायण महाभारत को विश्व साहित्य के रूप में, ललित ग्रंथ के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। तो हर चीज को हम लोगों ने बाजारवाद आ गया है, हर चीज में बाजारवाद आ गया है। तो ये सारी विकृति का जन्म यही है, बाजारवाद। मनुष्य जो है, आप और हम इन बड़े बड़े कारखानों वालों के लिए ग्राहक हैं, ग्राहक, खरीदार, मनुष्य नहीं। हम और आप मनुष्य नहीं, हम उनके ग्राहक हैं। टीवी वाले ऐसे कार्यक्रम देखते हैं कि जिसमें उसको अधिक से अधिक कमाई हो। ये बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का, उनका चरित्र रसातल को जाता हो तो जाए, उनकी कमाई होनी चाहिए। ये बाजारवाद आ गया। इसीलिए कोई देश के बारे में नहीं सोचता, पर्यावरण के बारे में नहीं सोचता, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। सज्जनों, इसको बदलना बहुत मुश्किल है। एक बात और है, मुझे आपका ख्याल है, अभी आपको बोलना है, सिर्फ एक बात कहूँगा। ये जल, जमीन और जंगल, इनको बचाया नहीं जा सकता। नहीं, ये खोटा गलत दिलासा अपने आप को दे रहे थे, ठिगड़े लगा रहे हैं, मगर नहीं बचा सकेंगे। क्यों? आबादी का विस्फोट
आबादी का विस्फोट इस देश को नरक बनाए हुए। आपको खेती के लिए जरूरत पड़ी, जंगल काटा। आपको मकान के लिए जरूरत पड़ी, मकान काटा। आपको कारखाना लगाना है, जंगल काटा। जंगल सिमटते जा रहे हैं, इतनी सारी आबादी हो गई, अब उनके लिए अनाज कहाँ से आए? तो जंगल काटो, खेत के लिए जमीन चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा आता है वो 20 एकड़ जमीन ऊपर से लाता है। जमीन तो वही की वही है। आबादी 3 गुना 4 गुना होती। पहले अगर 50 इंच पानी बरसता था तो आज 200 इंच पानी नहीं गिरता। 4 गुना आबादी के लिए 4 गुना पानी नहीं गिर रहा। पानी तो 50 इंच से भी कम हो गया क्योंकि आपने जंगल काटा। ये जो प्रदूषण है, ये जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, जितने तरह के दूषण हैं, उस सब के जूर में सबकी जड़ में आबादी का विस्फोट है। और कोई पार्टी, कोई सरकार परिवार नियोजन की बात नहीं करती। उसके मन में ये डर है कि हमने इसकी बात की और चुनाव हार जाएंगे। एक बार ऐसा हो चुका। तो इस देश को नरक से बचाने के लिए सख्ती से परिवार नियोजन होना चाहिए। आबादी का विस्फोट इस देश को नाव के रूप में कल्पना करें तो इतना बोझ होता जा रहा है कि एक नाव एक दिन डूब जाए। हम लोगों ने देखिए, आजादी के समय हमारी औसत आयु 30 बरस से कम थी। आज 65 बरस से ज्यादा है औसत आयु, 65 बरस से ज्यादा। तो हम लोगों ने डेथ कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन बर्थ कंट्रोल तो नहीं अपनाया। संतुलन बिगड़ गया। आबादी 1 अरब और 10 करोड़ और 20 करोड़ हो रही है। पश्चिम के देशों ने अगर डेथ कंट्रोल किया तो बर्थ कंट्रोल को भी अपनाया। उनकी आबादी स्थिर है। हमारे यहाँ इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये भैया जंगल कटेंगे, आप नहीं रोक सकते। ये जो आबादी है ये कैसे खाना खाएगी, ईंधन कहाँ से लाएगी? जंगल काटेगी, उनके पास कोई गैस सिलेंडर नहीं है। उनके पास 80% जनता के पास सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, बिजली का चूल्हा नहीं है। वो तो जंगल काटेंगे। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आपके पास खाने के लिए अनाज तो होगा मगर पकाने के लिए ईंधन नहीं होगा। ये स्थिति आने वाली। पानी के लिए युद्ध होंगे। देखिए, हर चीज का विकल्प है। जैसे ऊर्जा के कई विकल्प हैं। अगर आपके पास कोयला नहीं है तो पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं है तो डीजल है, डीजल नहीं है तो बिजली है, और अब तो वो एटॉमिक एनर्जी भी आ रही है। कितने विकल्प हैं? पानी का कोई विकल्प नहीं। पानी का कोई विकल्प नहीं। शहद और दूध भी पानी के विकल्प नहीं हो सकते। और इसी पानी पर सबसे ज्यादा खतरा। हमको लेखकों को चाहिए कि जनता को जागरूक करें कि कितना बड़ा खतरा हमारे पास है। देखिए, 2 चीजें हैं, एक है कीमत और दूसरी है मूल्य। हर चीज की कीमत है, हम जानते हर चीज, मगर हम हर चीज का मूल्य नहीं जानते। अब ये हवा की कोई कीमत नहीं है, मगर सबसे मूल्यवान तो यही हवा। पानी की कोई कीमत नहीं है। अभी कुछ शहरों में हो गई, अलग बात है। जमीन प्रकृति से मुफ्त मिली है। किसी कारखाने में जमीन नहीं बनती, प्रकृति से मुफ्त मिली है। जो मूल्यवान चीजें हैं वो हमको प्रकृति से मुफ्त उपहार के रूप में मिली। मगर ये हमको लोगों को बताना चाहिए कि ये कितना बड़ा मूल्यवान उपहार हमें मिला है। लगे हाथ एक बात और बता दूं कि सौर मंडल में सबसे अच्छी जगह हमारी पृथ्वी को मिली, सबसे उत्तम जगह। अगर हमारी पृथ्वी सूर्य के और निकट होती तो वो इतनी गर्म होती कि वहां केवल भाप ही भाप होती और भाप में जीवन संभव नहीं। अगर दूर होती तो इतनी ठंडी होती कि वहां केवल बर्फ
और बर्फ पे भी जीवन संभव है। जीवन केवल वहीं पर संभव है जहाँ पानी है, और पानी केवल हमारी पृथ्वी के पास है। सौर मंडल में केवल हमारी पृथ्वी के पास पानी है, और इसीलिए जीवन हमें लोगों को ये समझाना होगा कि कितनी चीज हमको ईश्वर के दी है, उसको हम लोग प्रदूषित न करें, उसको बर्बाद न करें, उसको वेस्ट न करें। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इतनी गैसें जा रही हैं, एक काम करें सब लोग कि साइकिल पर जाए। अगर पर्यावरण को बचाना है तो ये स्कूटर छोड़िए, मोटरसाइकिल, कार, अगर आपका ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, 6-7 किलोमीटर दूर है, तो साइकिल से जाइए। प्रदूषण मुक्त करना है इस वायुमंडल को, तो साइकिल हमारा सबसे अच्छा मित्र है। सबसे समय में बहुत ज्यादा बूढ़ा आदमी बहुत बोलता है, आप लोगों को ये बूढ़े आदमी को बुलाना नहीं आज के मुख्य अतिथि माननीय बेगल जी ने बहुत सारी बातें बहुत कम शब्दों में बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर रखी, और हर जल जंगल जमीन और ना जाने सारी पर्यावरण से जुड़ी चीज़ों को उन्होंने बांधा और बतलाया कि सबसे बड़ी जो विकराल स्थिति है वो हमारे आबादी है। यदि हम आबादी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर जल जंगल जमीन को बचाना निश्चित ही बहुत कठिन होगा। तो इस गोष्ठी के अंतिम चरण में हमारे बीच में राधे श्याम सेन भुजंग भी हैं, जिन्होंने पर्यावरण पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि वो अपनी एक छोटी सी कविता यहाँ प्रस्तुत करें, ज़्यादा लंबी ना हो ताकि समय ज़्यादा ना लग पाए। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि राधे श्याम भुजंग यहाँ पर आए और वो अपनी एक कविता यहाँ प्रस्तुत करें, और उसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन। चल गारे सारे शुद्धता के संग हो, बैठे जल गारे सारे शुद्धता के संग हो, सोए हुए स्रोतों के चैतन्य सारे अंग हो। बैठे जल गारे सारे शुद्धता के संग हो, सोए हुए स्रोतों के चैतन्य सारे अंग हो। मोहनी तरंग उठे हरी हरी धरती से, अंबर सुगंध भरे झूमते अभय अरण्य जैसा जीवन का ढंग हो, अभय अरण्य जैसा जीवन का ढंग हो। गति प्रगति की सारी प्रकृति के संग हो, और शुद्धता के बीच दिखे दूषण पतंग सा, गंगा की तरंगों में जो तैरता भुजंग। बहते जल स्रोतों पर जब से खुद हमने मनमानी की, बहते जल स्रोतों पर जब से खुद हमने मनमानी की, इसीलिए तो नित दुनिया में बड़ी समस्या पानी की। छाती छलनी कर धरती की गोर छेद भरपूर किए, स्रोत सदाओं के भटकाकर कूट बावली कूट दिए। यों सुविधा की खातिर हमने नित हरकत बचकानी की, इसीलिए तो नित हाल ओजोन परत को अंबर का अपमान किया, नदियां रोकी, पर्वत फोड़े,
जंगल को वीरान किया। मुट्ठी भर लाभों की खातिर सारे जग की हानि की, इसीलिए तो नित्य में बड़ी समस्या पानी की। नोचे हमने पर पंछी के निरीह पशुओं को मारा। उनकी आहें सुन धरती का दुखी कलेजा है सारा। यो भूकंपों की खातिर यो भूकंपों के स्वागत में खुद हमने अगवानी की। श्री उमेश तिवारी जी, मनु जैन जी, संजय जैन, संजू चावला जी, साहब सोनकी जी, सोनी जी, डॉक्टर एस एन श्रीवास्तव जी, डॉक्टर एम के चौरसिया जी, ठाकुर राम भवन सिंह जी, डॉक्टर दादूराम शर्मा जी, डॉक्टर दादूराम शर्मा जी ने एक बड़ी रम्य रचना ललित निबंध जैसे कर सकते हैं। और जैसा कि प्रजापति जी ने कहा कि बहुत श्रेष्ठ विद्वान है, हिंदी के विद्वान है, वो इससे कम में लिखे नहीं सकते। विद्वानों के लिए लिखी की रचना है, विद्वानों के लिए लिखी। लेकिन उन्होंने साहित्य की भूमिका क्या हो इसके बारे में कुछ नहीं करते। यानी जल, जमीन, जंगल, ये जो साहित्य में है पढ़ने से पहले से उसको उन्होंने रखा और पढ़ा। बहुत सुंदर तरीके से बड़ी रम्य रचना ललित निबंध है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। बेगल साहब के बारे में मुझे अशोक वाजपेयी टिप्पणी याद आ कहीं पढ़ा था मैंने, उस पत्रिका का नाम याद नहीं आ रहा है। यात्रा वृतांत के संदर्भ में वो बात थी। उन्होंने लिखा था कि हिंदी साहित्य में यात्रा वृतांत बहुत कम लिखे गए, लेकिन मेरी राय में जो भी लिखे गए हैं उनमें दो उत्कृष्ट यात्रा वृतांत। पहला नाम लिया नर्मदा परिक्रमा, जो बेगल जी की पुस्तक। दूसरी पुस्तक का नाम लिया उन्होंने प्रभाकर द्विवेदी, पार उत्तर कह जइयों। ये दो पुस्तकों की चर्चा की उन्होंने। बेगल जी की जो पुस्तक है नर्मदा परिक्रमा, उसे मैंने पढ़ा है। ऐसी सुंदर पुस्तक जो यानी वो केवल यात्रा वृतांत ही नहीं है, उस यात्रा में पढ़ने वाले गांव के निवासी और तरह तरह के जो विभिन्न अनुभव हैं वो उससे व्यक्त किए गए हैं और उपन्यास कहानी नहीं करता है नर्मदा है। तो ऐसे बेगल जी इस समय हमारे बीच हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। और उन्होंने इतना सुंदर व्याख्यान दिया कि उसके अलावा मैं तो कुछ बोलने का यहाँ पर जैन साहब ने मजाक में बहुत सारी बातें कही और जो वक्ताओं ने बात कही। मैं बनारस का निवासी हूँ, गंगा की दुर्दशा पर रो रहा हूँ, हर नागरिक रो रहा वहाँ पर, लेकिन गंगा के प्रदूषण के लिए नागरिक ही जिम्मेदार है। पूजा पाठ करते हैं, फेंक देते हैं, मूर्ते फेंक देते हैं, जानवर फेंक देते हैं। यहाँ तक कि पोलैंड का एक आदमी आया गंगा नहाने गया, उसने डुबकी लगाई। अब भारतीय की तरह से कोई डुबकी लगा नहीं सकता ताकि नाक दबाए, मुख में और नाक में पानी चला गया। अपने होटल में गया, वो छटकाने लगा, तड़पने लगा, तो उसका जो साथी था वो अस्पताल ले गया। मालूम हुआ कि गंगा क्या जहरीला पानी इसके मस्तिष्क में
गर्मी के दिनों में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है गंगा में कि सब मछलियां मर के उतराने लगी। करोड़ों रुपए खर्च हुए गंगा के शुद्धि होते हैं और ये जरूरी है कि हमारी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। हम चाहते हैं युवा लोग हमसे जुड़े, भले वो साहित्यकार को जरूरी नहीं कि आप लिखने वाले हों, साहित्यिक रुचि वाले अच्छे इंसान पूरा समिति में गड़े बैठाते हैं, उसमें लाखों लोग जुड़ जाते हैं और हर मोहल्ले की समिति काम करती है। ऐसे ही इस साहित्य की अलग जो जगह है उसको जगाए रखें, ये मेरा कहना है। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है। दूसरी बात, शहर के दानदाताओं का और मेरे एक निमंत्रण पर रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जैसे साहित्यकार यहाँ आए, मैं बड़ा आभारी हूँ उनका। श्री कृष्ण सीरियल के आपने गीत लिखे हैं, आंध्रा की बहुत बड़े गीतकार हैं और साहित्यिक, मैंने उनको साहित्यिक रिश्तों का वो दिया, उनसे निवेदन किया, तो वो जबकि जिस रेट पे मैंने उनको बोला उससे दोगुना तिगुना रेट लेते हैं, पर वो उन्होंने आशीर्वाद दिया और यहाँ आए। और यहाँ मैं एक सूचना और दूं कि नर्मदा को समर्पित श्रीमान अमृतलाल जी बेगड़ काव्य स्मरणीय है, ये मेरा शब्द है उनके लिए। ऐसे सज्जन की किताब जो सेट है 150 रुपए का, बात 3 किताबें हैं, उसको सुअवसर मत छोड़िए। लोग आप तो दिल्ली से उधर उधर से मंगाते हैं डाक खर्च करके, वो यहाँ 20 सेट लेके आए हैं, तो 10 सेट तो हम लोग ले रहे हैं, समिति ले रही, 10 सेट और हैं, तो मात्र 150 रुपए में आप ले सकते हैं। आप एक बार उनको पढ़ें, फिर आप जानेंगे कि बेगड़ जी क्या है, मां नर्मदा का सौंदर्य क्या है और वो चीज क्या है, क्यों जबलपुर को संस्कारधारी कहा जाता है, ये उससे परिचित होंगे। मेरा निवेदन है, कोई 150 बहुत छोटी रकम, यहाँ का भी लोग भी आए हुए हैं, यदि वो चाहे तो अपने